फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीए आईआईबी का बीएफएम को पार्ट को आगे ले चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एनआरआई बैंकिंग्स। अभी देखिए, एनआरआई बैंकिंग्स के ऊपर में बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेंगे। एक्चुअली में वो सभी क्या होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है उसमें कौन कौन सा एनआरआई बैंकिंग के ऊपर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है एनआरआईज। एक्चुअली एनआरआईज होते कौन है, जो उनका डेफिनेशन होता है वो क्या है, वो हम लोग उनको समझेंगे। किसको एनआरआई बोल सकते हैं, कौन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, उस वक्त पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन पीआईओ जिनको बोलते हैं, या उसके बाद में है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई इनको बोलते हैं। और स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट एक होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट होता है। आप समझ रहे हो, ये नॉन रेसिडेंट के लिए जो रूपी अकाउंट होता है वो है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एनआरआई के लिए जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, जैसे एनआरओ या एनआरई या एफसीएनआरबी बैंक, ये अकाउंट कौन कौन से होते हैं, क्या इनके फैसिलिटीज होते हैं जो एनआरआईज को मिलते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये एडीआर जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, क्या होते हैं ये एडीआर, जीडीआर या आईडीआर। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, पीएनस जिसको बोलते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एनआरआई बैंकिंग के ऊपर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एज पर फेमा 1999 जो फेमा एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग एनआरआई को डिफाइन किया गया, उनका डेफिनेशंस दिया गया है। तो वो डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, कौन ऐसे पर्सन होते हैं जो एनआरआई कहला सकते हैं। जैसे एनआरआई मींस अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसे लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन कहीं बाहर में जाके रहते हैं। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर, वो इंडिया से बाहर गए किसी काम से। किस किस काम से वो बाहर जा सकते हैं जब उनको एनआरआई का टैग दिया जाता है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जो इंडिया से बाहर जा रहा है सभी को एनआरआई का टैग मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो किनको मिल सकता है ये हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है, टेकिंग अप एन एम्प्लॉयमेंट, टेकिंग अप ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट और फॉर कैरिंग बिजनेस और वोकेशन और एनी अदर पर्पस इन सर्कमस्टांसेस। देखिए, या तो वो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, या तो कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या किसी वोकेशंस के लिए जा रहे हैं, या दूसरे किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज क्लियर होना चाहिए, वो क्या है कि उनका जो स्टे है, हिज और हर स्टे आउटसाइड इंडिया इज फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। वो जितने दिन के लिए जा रहे हैं वो उनको भी नहीं पता कि कितने दिनों के लिए वो जा रहे हैं। तो जहां पर अनसर्टेनिटी लगा रहता है, वो जब किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या किसी बिजनेस के लिए जा रहे हो, कोई इंसान है वो किसी बिजनेस के लिए यूएस से चला गया है, वो वापस कब लौटेगा उसको भी नहीं पता है। तो ऐसा जहां पर अनसर्टेनिटी लगा रहता है उसके वापस लौटने में, उसको बोलते हैं एनआरआई। ये एक पॉइंट हुआ जो फेमा 1999 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट्स, जो बाहर कंट्री में असाइनमेंट पे काम करते हैं विद फॉरेन गवर्नमेंट, या तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में या फॉरेन एजेंसीज के साथ में है। जैसे कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, कोई हमारे इंडियंस है, या कोई यूएनओ में है वहां पर कोई काम कर रहे हैं, या आईएमएफ में काम कर रहे हैं, या फिर कोई किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम कर रहे हैं, या किसी मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को एनआरआई का टैग दिया जाता है। ये दूसरा डेफिनेशन हमने देखा कि वैसे लोग जो किसी असाइनमेंट पे बाहर विदेश कंट्री गए हुए हैं और वहां पर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में, वो किसी या गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में या फिर मल्टीनेशनल एजेंसीज के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं, उनको एनआरआई कहा जाता है, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन हमने देखा। थर्ड डेफिनेशन क्या है, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पीएसयू डेप्यूटेड अब्रॉड ऑन असाइनमेंट इन फॉरेन। यहां पर भी क्या है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनको बाहर डिप्यूट किया जा रहा है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के एजेंसी के साथ में, उनको एक नया असाइनमेंट दिया जा रहा है और पोस्टेड टू देयर ओन ऑफिस, या फिर यहां स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वहां पर कोई दूसरा ऑफिस है, वहां पर उनको पोस्ट किया जाता है, ठीक है। ओन ऑफिसेस इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड, या फिर किसी डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए भी जाते हैं ना, उनको भी इस पे काउंट किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, बट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पोस्टेड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भेजा जाता है किसी असाइनमेंट के लिए, वो लोग एनआरआईज में काउंट नहीं होते हैं। इसको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट काउंटेड एज एनआरआई, ठीक है। उसके अलावा जो बाहर जा रहे हैं या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हैं या पीएसयू के हैं, जो बाहर में जाकर के कोई एक नया असाइनमेंट उनको दिया जा रहा है, या हो सकता है कि यहां कहीं कोई वहां पर
एस्टेब्लिशमेंट सेट किया गया हो, वहां पर ही जाके काम कर रहे हैं, तो उनको भी एनआरआई कहा जाता है। ये हमने थर्ड पॉइंट देखा। फोर्थ पॉइंट क्या है एनआरआई का, जो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, वह है स्टूडेंट्स हु हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। वैसे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए बाहर गए हैं आर कंसिडर्ड एज एनआरआई, उनको एनआरआई बोला जाता है, ठीक है, आर कंसिडर्ड एज एनआरआई स्पेसिफिकली एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इवन दो देयर विजिट अब्रॉड इज नॉट फॉर इंडेफिनिट। ये पता है कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वहां पर एमएस करने के लिए जा रहा है यूएस, ठीक है, एमएस करने जा रहा है, या कोई एमबीए करने के लिए जा रहा है, या वन ईयर का कोर्स या 2 ईयर का कोर्स है, कोई इंजीनियरिंग कोई एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है, हो सकता है 4 से 5 ईयर्स का भी कोर्स हो, मतलब कि चांसेस है कि फिर उसके बाद वापस ही आ जाएगा वो लोग, ये 1 या 2 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो भी बाहर जा रहे हैं अपना हायर स्टडीज के लिए, उनको एनआरआई का टैग मिलता है, ठीक है। तो इवन दो देयर विजिट अब्रॉड इज नॉट फॉर इनडेफिनिट पीरियड और इधर और निदर फॉर बिजनेस और नॉर वोकेशन, ठीक है। तो ये था एनआरआई, ठीक है। एनआरआई का डेफिनेशन जो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग में था। अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअली एनआरआई हम लोग किसको बोल सकते हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं वो एक्चुअली हम लोग किसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो था डेफिनेशन उसके हिसाब से। देखिए अभी क्या है, और नॉन रेसिडेंट इंडियन में क्वालिफाई एज एन, अभी कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है सपोज कीजिए, जो एनआरआई है, ये सभी पॉइंट जो हमने ऊपर में डिस्कस किए इनके अकॉर्डिंग में कोई एनआरआई है, अभी वो रेसिडेंट इंडियन कैसे बन सकते हैं। अगर कुछ ऐसा स्टेप वो लोग उठाते हैं, वो उसके दायरे में आते हैं, तो वो रेसिडेंट इंडियन भी बन सकते हैं। वो हम लोग यहां पर समझते हैं कि और नॉन रेसिडेंट इंडियन में क्वालिफाई एज एन इंडियन रेसिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस इफ ही शी मीट्स वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। अगर एक में से 2 में से कोई एक कंडीशन भी अगर वो लोग मिट कर लेते हैं, तो वो लोग रेसिडेंट इंडियंस कहलाते हैं, ठीक है। एनआरआई से वो आरआई बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन से फिर वो रेसिडेंट इंडियन बन जाते हैं। स्टे इन इंडिया फॉर ए ईयर इज 182 डेज और मोर। अगर वो इंडिया में करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 365 दिनों का एक साल होता है, करंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें अगर वो इंडिया में 182 डेज के लिए रह जाते हैं, तो उनको रेसिडेंट इंडियंस कहा जाता है। इसी के लिए आप देखिएगा कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, जो बाहर कंट्री से इंडिया में आते हैं, वो मैक्सिमम 181 डेज तक इंडिया में रहेंगे, 180 से लेकर के 181 डेज तक। जो एनआरआईज होते हैं, जब वो इंडिया में आते हैं, उनको रेसिडेंट इंडियन का टैग नहीं चाहिए होता है, वो 180 से लेकर के 181 डेज तक मैक्सिमम रहेंगे, उसके बाद वो लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे ही ये 182 हो जाएगा, 181 से 182 हो जाएगा, वो रेसिडेंट इंडियन बन जाते हैं। क्योंकि एनआरआई लोगों को टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है, जो उनके अकाउंट्स होते हैं, एनआरओ अकाउंट हो या एनआरओ अकाउंट में तो नहीं मिलता है, एनआरई अकाउंट में मिलते हैं, एफसीएनआरबी अकाउंट में मिलते हैं। ये भी हम लोग हमारे इस वीडियो में अभी हम लोग कवर करेंगे इन चीज़ों को। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वैसे एनआरआईज जो इंडिया में आए हुए हैं, अगर वो 182 या उससे ज़्यादा दिन तक इंडिया में रह जाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रेसिडेंट इंडियंस कहलाते हैं। और उनको अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन का टैग अपने पास में ही रखना है, तो वो 180 या 181 डेज में वो वापस चले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यूअस स्टे होना है। ऐसा नहीं कि 5 दिन आकर रहे फिर चले गए, फिर 15 दिन आकर रहे फिर चले गए, टोटल को काउंट कर लेते हैं, नहीं, वो कंटिन्यूअस स्टे रहना है। 182 या उससे ज्यादा दिन अगर इंडिया में रह जाते हैं, तो वो रेसिडेंट इंडियंस कहला जाते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 365 डेज। अभी मान लीजिए 2021-22 चल रहा है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि इसके ठीक पहले का 4 साल, इसके ठीक पहले का 4 साल जो 21 और 22 जो अभी चल रहा है, इसके पहले का जो 4 साल आएगा फाइनेंशियल ईयर में, उन 4 साल में अगर उनका टोटल स्टे 365 डेज रहता है, प्लस क्या है 365 डेज और मोर, प्लस 60 डेज जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 60 डेज है, 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो वैसे एनआरआईज को रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, वैसे एनआरआई वो आरआई बन जाते हैं, रेसिडेंट इंडियंस बन जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में स्टे कर जा रहे हैं, तो वो रेसिडेंट इंडियंस कहला रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग जाते हैं, इस 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में अगर उनका टोटल स्टे 365 डेज रह जाता है, प्लस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 60 डेज रह जाता है, तो वो रेसिडेंट इंडियंस कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट ये मैंने आपको सोचा बता देने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये 182 का जो फिगर है इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये 182 डेज, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन,
नाम से ही पता चल रहा है कि या तो ये जो इंसान जिनके बारे में बात की जा रही है, या तो इनके कोई पेरेंट्स जिनका ओरिजिन हुआ है इंडिया में। वो कैसे, देखिए, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही शी हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, या उसके पास में कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, और इफ ही शी और एनी ऑफ हिज हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो देखिए, या तो उसके पास में कभी, ये जिस इंसान है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उनको कहा जाता है जिनके पास में कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, कभी भी इंडियन पासपोर्ट उनके पास में रहा हो, और या तो फिर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडिया के सिटीजन रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन का क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो हैं या थे, लेकिन अब क्या है, वो बाहर में रहते हैं। तो वो कौन है, तो है, देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब पहले वो थे, पहले वो इंडिया के पार्ट थे, लेकिन अब क्या है कि अब वो दूसरे किसी कंट्री के सिटीजन हैं। OCI इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये 3 कंट्री को छोड़ करके, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री को छोड़ करके जो अभी दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन इफ ही और शी, लेकिन क्या उसमें क्या क्राइटेरिया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, किसी भी टाइम पे उनके पास में इंडियन पासपोर्ट रहा था। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, इफ ही शी और इधर ऑफ देयर पेरेंट्स और एनी ऑफ इट्स ग्रैंड पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। या तो उसके पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो लोग इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी वो इंसान को दूसरे किसी कंट्री का सिटीजनशिप मिल चुका है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द पर्सन इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अगर वो किसी इंडियन सिटीजन का स्पाउस है तो उसको भी हम लोग OCI के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये हमने 3 कैटेगरी यहां पर देखा। वैसे सिटीजन जो भी दूसरे किसी कंट्री के सिटीजन हैं, वो पहले जब कभी उनके पास में इंडियन पासपोर्ट हुआ करता होगा, इंडियन पासपोर्ट होगा उनके पास में, या तो उनके किसी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को एक इंडियन सिटीजनशिप में वो लोग आते होंगे अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, और या तो उसके जो स्पाउस है वो एक इंडियन सिटीजन थे। ठीक है। तो ऐसे सिटीजन को हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी क्राइटेरिया है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है OCBs, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ये एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, तो जस्ट जान लीजिए कि एक्चुअली क्या होता है ये। देखिए, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होता है ना, कि ओवरसीज कंपनीज होते हैं, फर्म्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाय NRI। जो NRI उसके एक तरह से मालिक होते हैं, ओन करते हैं वो लोग NRIs। उसमें भी क्या कि 60% और मोर जो उस कंपनी के जो शेयर होंगे उसमें 60% या मोर ये NRI का शेयर होगा। जो नॉन रेसिडेंट इंडियन बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं उनका शेयर होगा उस कंपनी में, वो NRI का होगा। तो उस कंपनी का बात किया जा रहा है, आर कॉल्ड OCBs। वैसे कंपनी को OCBs कहा जाता है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/9/2003 OCBs आर नॉट अलाउड टू ओपन NRI अकाउंट। 13/9/2003 से OCBs को NRI अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हमने देखा OCBs, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है। अभी देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया गया है, स्टाफ्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अभी मान लीजिए कि कोई अमेरिका का राजदूत है, एम्बेसडर ऑफ USA, ठीक है, या फिर एम्बेसडर ऑफ चाइना, या फिर कोई भी है जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर फॉरेन एम्बेसीज में आके काम कर रहे हैं। तो अभी वो लोग जो भी हैं वो तो है उस देश के सिटीजन, उस देश के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आके काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उनको इंडियन रेसिडेंट कहा जाता है। सॉरी, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन रेसिडेंट उनको कहा जाता है। ठीक है। तो वो लोग आप देखोगे कि वो लोग तो बाहर किसी कंट्री के रहने वाले हैं जो फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन उनको भी रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट का टैग मिलता है। ठीक है। स्टाफ्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया और रेसिडेंट इंडियंस, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी आते हैं SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट। तो ये स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट क्या होता है, एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई भी इंसान जो इंडिया के बाहर में रह रहा है, हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, उसको इंडिया में बिजनेस करने का एक इंटरेस्ट है कि भाई अपने इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे वहां पर, मे ओपन एन SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट वो ओपन करवा सकते हैं विथ AP,
जो ऑथराइज पर्सन रहते हैं उनके साथ में वो एक स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजैक्शन इन रुपी। जो भी उनका ट्रांजैक्शन होना है वो रुपी में होना है, ये ध्यान रखना है। नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फेमा, और फेमा के अंडर में जो भी प्रोविजंस दिया गया है उसको वो कभी वायलेट नहीं करते हैं। तो वो लोग वैसे इंसान जो इंडिया के बाहर में रहते हैं, इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, वो किसी एपी के थ्रू स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यहां पे ये ध्यान देना है कि दिस इज अ स्पेशल बिजनेस अकाउंट एंड शैल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसा होता है ना करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, उसी तरह से इनको भी एक अकाउंट खोलने के लिए परमिशन दिया जाता है, लेकिन उसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये होता है स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। NRIs have been provided with various schemes to open bank account and invest in India। NRIs को बहुत तरह के छूट दिए जाते हैं, स्कीम्स उनके लिए बनाए जाते हैं ताकि वो लोग हमारे कंट्री में अपना ला करके कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ रेमिटेंसेस करें। उससे क्या होता है ना कि हमारे कंट्री में FDI बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता है, या तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो उनका रेमिटेंसेस आ रहा है, तो ये हमारे कंट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसी के लिए उनको लुभाने के लिए उनको कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स दी जाती है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये 3 तरह के नॉर्मली अकाउंट खोले जाते हैं जो NRIs के लिए खोले जाते हैं। वो अकाउंट क्या क्या होते हैं? पहला है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, NRE इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, NRO इसको बोलते हैं। तीसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स। अभी देखिए यहां एक चीज क्या समझने के लिए है, इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ये अकाउंट जो खुलेगा ये रुपी में रहेगा, इसका जो भी करेंसी रहेगा ये रुपी में रहेगा। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी NRO, ये भी रुपी अकाउंट है, इसका भी जो करेंसी जो रहेगा वो रुपी में रहेगा। लेकिन थर्ड वाला जो अकाउंट है, ये नाम ही शुरू हो रहा है फॉरेन करेंसी, FCNRB जो है ये फॉरेन करेंसी शुरू हो रहा है। इसका मतलब कि ये अकाउंट जो थर्ड वाला अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी में रहेगा। ध्यान से इस दिमाग में अपने इस बात को फिट कर लीजिए। अब हम लोग तीनों के बारे में एक-एक करके समझते हैं। NRE क्या होता है? देखिए पहले हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है NRO अकाउंट, NRE अकाउंट या FCNRB अकाउंट वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी केस स्टडी आ जाता है, उसके ऊपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से पूछ दिए जाते हैं, मतलब 5 से 6 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। NRE पहले हम लोग देखते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। अभी क्या है कि ये एक रुपी अकाउंट होता है जैसे मैंने आपको बताया, एंड कैन बी ओपन एंड मेंटेन बाय NRI, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं उनके द्वारा ही खोला और मेंटेन किया जा सकता है। अभी क्या है? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बाय वे ऑफ TT। अगर वो जो भी NRI हैं वो उनका इस अकाउंट में बाहर से कहीं से रेमिटेंस आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो भी पैसा इसमें आएगा वो अब्रॉड से ही आ सकता है। इसका मतलब कि अगर वो उनका इंडिया में ही कुछ बिजनेस चल रहा है तो इंडिया का जो भी उस बिजनेस से, या फिर वो इंडिया में कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, कहीं LIC है, कहीं म्यूचुअल फंड है, तो उससे, या कोई जमीन उमीन बेच रहे हैं तो उससे जब इनको कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ रिटर्न आ रहा है, उस पैसे को वो NRE अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। तो NRE अकाउंट में रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड होता है बाय वे ऑफ TT, टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो होता है, या तो चेक्स के थ्रू, या तो फिर ड्राफ्ट के थ्रू, या तो फिर ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम अनदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी पैसा इसमें आना है बाहर से आना है, अब्रॉड से आना है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स और फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स और नोट ड्यूरिंग टेम्पररी विजिट टू इंडिया। फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर्स चेक और नोट ड्यूरिंग ट्रैवलर्स चेक्स, फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स और नोट ड्यूरिंग टेम्पररी विजिट टू इंडिया। मतलब कि अगर वो लोग कभी इंडिया में टेम्पररी विजिट करने आ रहे हैं तो वो लोग अपने, या तो इस अकाउंट में जो उनका NRE अकाउंट जो खोला गया है उस अकाउंट में ये लोग अपना एक फॉरेन करेंसी के मतलब ट्रैवलर्स चेक के थ्रू या नोट के थ्रू वो लोग एक इसमें रेमिटेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि जब भी इसमें रेमिटेंसेस आएगा अब्रॉड से ही आएगा। दूसरा हुआ कि ट्रैवलर्स चेक के थ्रू या नोट के थ्रू जब भी कभी वो लोग टेम्पररी विजिट इंडिया में करने के लिए आ रहे हैं तो इस अकाउंट में वो लोग रेमिटेंस कर सकते हैं। ओपनड एज, ये देखिए यहां पे देखिए कि ये जितने भी तरह के अकाउंट होते हैं, इस जो NRE अकाउंट है उसको सेविंग अकाउंट की तरह भी खोला जा सकता है। करंट अकाउंट में जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसका भी, या फिर टर्म डिपॉजिट होते हैं जो FD होते हैं उसके लिए भी इसको खोला जा सकता है। अकाउंट विथ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मिनिमम पीरियड आप ध्यान दीजिएगा 1 ईयर का ही होता है, 1 साल से पहले वो बंद नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखने के लिए। प्लस क्या है कि कैन बी ओपनड एज जॉइंट अकाउंट। ये जो NRE अकाउंट है इसको जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, लेकिन ध्यान यहां पर क्या देना है कि 2 और मोर नॉन रेसिडेंट। देखिए जब भी ये जॉइंट अकाउंट में खुलेगा ना
तो ये फॉर्मर और सर्वाइवर में खुलेगा, फॉर्मर और सर्वाइवर। इसमें भी जो फॉर्मर होता है ये हमेशा वो एनआरआई होगा, ठीक है, सर्वाइवर कोई भी हो, लेकिन फॉर्मर हमेशा एनआरआई होगा। मतलब कि जब कभी तक वो एनआरआई जिसके नाम पे अकाउंट खुल रहा है, जो पहला इंसान है, जो एनआरआई है, वो जब तक जिंदा रहेगा पहले वो उसको ऑपरेट कर सकता है। कभी अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद ही जाकर के ये इंडिविजुअली ये सर्वाइवर उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पैसे कहां से आ सकते हैं इसमें। कोई अगर टेम्पररी विजिट कर रहा है इंडिया में तो अपने ट्रैवलर्स चेक के थ्रू या नोट के थ्रू इसमें रेमिटेंस भेज सकता है। इसको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट या टर्म डिपॉजिट किसी में भी खोला जा सकता है। मिनिमम पीरियड इसका 1 साल का होता है और इसको जॉइंट अकाउंट में भी खोला जा सकता है, ठीक है। सेकंड है क्या, एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, एनआरओ। तो अभी ये देखिए, ये अकाउंट क्या होता है। रुपी अकाउंट्स कैन बी ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो बाय फॉरेन टूरिस्ट। यहां ध्यान देना है, उस केस में हमने क्या देखा था कि जो रेसिडेंट है, जो एनआरआई है, वो अपना इस अकाउंट को खोल सकते हैं जो बाहर में रह रहे हैं। यहां पर एक और चीज दिया जाता है कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे कंट्री में, फॉरेन टूरिस्ट, उनके लिए भी जो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और टूरिस्ट वीजा लेकर के आते हैं, वो भी अपना एनआरओ का अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक रुपी अकाउंट है, रुपी अकाउंट, एंड कैन बी ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो बाय फॉरेन टूरिस्ट हु आर ऑन ए शॉर्ट विजिट टू इंडिया। जो बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर के आते हैं, वो लोग भी एनआरओ अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो एनआरओ अकाउंट एक तरह से वहां पे ज्यादा फैसिलिटी दिया गया, उसमें लिमिटेशंस कम है। अकाउंट ओपनड बाय सेंडिंग फ्रेश रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, या फिर उसको किसी एनआरओ या एनआरई अकाउंट से ट्रांसफर करके इस अकाउंट को खोला जा सकता है। या तो वो अब्रॉड से कोई पैसा भेजवा दे, रेमिटेंसेस भेजवा दे अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, या तो किसी दूसरा एनआरओ या एनआरई अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करवा दे, तो उस टाइम पे ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है। व्हेन अ रेसिडेंट बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट, जब भी कभी सपोज कीजिए कि कोई रेसिडेंट है, कोई इंडिया का रहने वाला है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आरआई है, वो जब एनआरआई बन जाता है, जो हमने शुरू में जो पॉइंट सारे देखे ना, एनआरआई बनने का जो क्राइटेरिया रहता है फेमा के अकॉर्डिंग, यहां पर जो भी हमने देखा, ये सभी पॉइंट जब किसी एक पॉइंट पे वो कवर हो जाता है, वो एनआरआई कहला जाते हैं। उसके बाद में देखिए उनका जो अकाउंट रहता है उसके साथ में क्या होता है, देखिए, हिज डोमेस्टिक रुपी अकाउंट हैज टू बी रीडेजिग्नेटेड एज एन एनआरओ अकाउंट। उनके नाम पे जो भी डोमेस्टिक रुपी अकाउंट रहता है, हिज डोमेस्टिक रुपी अकाउंट, उसको ये डोमेस्टिक रुपी अकाउंट जो उनके नाम से पहले चल रहा है, हो सकता है कोई सेविंग अकाउंट हो, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनआरओ में, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, इज टू बी रीडेजिग्नेटेड एज एन एनआरओ अकाउंट। उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक अकाउंट ऑफ एन एनआरआई ओपन एंड मेंटेन्ड टू फैसिलिटेट क्रेडिट्स विथ अक्रू इन इंडिया। यहां ध्यान दीजिएगा, एनआरई के केस में हमने क्या देखा था कि जो भी फॉरेन से उनके पैसे आने हैं उसी अकाउंट को क्रेडिट मिल पाएगा इसमें, ये हमने एनआरई के केस में देखा था, ठीक है। लेकिन उस एनआरई के केस में हमने क्या देखा कि जो इंडिया से जो पैसा उनको अक्रू हो रहा है, जो उनको मिल रहा है, उस पैसा को इसमें ये डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। लेकिन एनआरओ का केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी इनको बेनिफिट मिल रहा है, या तो सपोज कीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट किए हो, एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई अपना घर बेचना चाह रहे हो, उससे उनको पैसा मिलना चाह रहा है जो इंडिया में है, तो वैसे पैसे को वो अपना इस एनआरओ अकाउंट में रख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि इंडिया से जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो एनआरओ अकाउंट में आ सकता है, लेकिन एनआरई अकाउंट में वो नहीं आ सकता है, ठीक है। और क्या है कि हाँ, इंडिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट वेर मेड प्रायर टू हिज लिविंग द कंट्री। अभी क्या है कि हाँ, ये अकाउंट भी सेविंग्स हो सकता है, करंट अकाउंट, सॉरी, ये अकाउंट भी सेविंग्स अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकते हैं, टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट द सोर्स। इस अकाउंट में एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो एनआरओ अकाउंट होते हैं उसमें इनकम टैक्स डिडक्ट होते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे जब कभी अभी हम लोग इसमें देखेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे ना एनआरई और एनआरओ के अकाउंट में 30% के आसपास इसमें टीडीएस डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है उस पर आपको 30% टीडीएस आपको डिडक्ट हो जाएगा एनआरओ में, लेकिन एनआरई में नहीं है। कैन बी ओपन एज जॉइंट अकाउंट, ये भी जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है विद फॉर्मर और सर्वाइवर, और फॉर्मर हमेशा उसमें एनआरआई रहेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, FCNRB इसको बोलते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है। इसका पॉइंट देखते हैं क्या है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट, पहला ही नाम से पता चल रहा है कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, कैन बी ओपनड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस,
नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए ही बनाया गया, तो वही लोग खोलेंगे, जाहिर सी बात है। कैन बी ओपन एंड मेंटेन्ड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन डेजिग्नेटेड। अभी देखिए जो फॉरेन करेंसी है, ये सारे के सारे फॉरेन करेंसी इसमें नहीं चलेगा, इसके लिए डेजिग्नेटेड करेंसीज बनाए गए। जैसे कौन कौन से हैं? यूएसडी में हो सकते हैं, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, येन में, या कैनेडियन डॉलर में, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हो सकते हैं। तो ये डेजिग्नेटेड करेंसीज हैं जिसके अंदर में ये इस अकाउंट को खोला जा सकता है। FCNRB जो अकाउंट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक, ठीक है। अब देखते हैं कि ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये केवल और केवल टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ही खुलेगा, मतलब ये केवल फिक्स डिपॉजिट आप इसमें कर सकते हैं, कोई सेविंग कोई करंट का अकाउंट नहीं। लेकिन बाकी का जो दो अकाउंट हमने देखा, NRE और NRO, वो सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, RD अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकते हैं, टर्म डिपॉजिट भी हो सकते हैं। लेकिन यहां ये केवल टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के लिए मेनली इसका पर्पस है। जो NRIs फिक्स डिपॉजिट करके रखना चाहते हैं इंडिया में, उसके लिए यहां पर देखिए फिक्स डिपॉजिट तो उसमें भी होता है, लेकिन कुछ बेनिफिट है जो उन अकाउंट्स में नहीं मिलता है उन NRIs को, लेकिन FCNRB वाला जो अकाउंट है उसमें वो बेनिफिट मिलता है। ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या बेनिफिट है इसमें। इसका यहां पर एक बात ये ध्यान देना है कि मिनिमम जो उसका FD का जो अकाउंट खुलता है वो मिनिमम ईयर होता है 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर, यहां ये ध्यान देना है, ठीक है। और हमारा जो इंडिया में जो होता है, जब हम लोग किसी अकाउंट होल्डर का FD खोलते हैं तो वो मिनिमम 7 डेज के लिए करते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या है कि मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The deposits are in foreign currency and are repaid in the currency of issue along with। ये इसका मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था ना कि आखिर ऐसा क्या बेनिफिट उसको मिलने जा रहा है। तो अभी देखिए दूसरे केस में क्या था कि वहां पर तो आपको, क्योंकि वो ये इंडियन रुपी में है, तो आपको रुपी में वहां पर आपको उस अकाउंट को खुलवा के FD करवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि किसी इंसान के जो NRI है, मान लीजिए उनके पास में डॉलर पड़ा हुआ है, तो वो डॉलर को ला करके अपने डॉलर पे ही, इसी डॉलर से ही अपना वो FD अकाउंट में जमा करवा करके FD करवा सकते हैं। जब भी कभी ये डॉलर ब्रेक होगा, तो इन रिटर्न जो उनको मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो डॉलर ही उनको मिलेगा, ठीक है। जिस करेंसी में वो जमा करवा रहे हैं, वो FD ब्रेक होने के बाद में उनको उसी करेंसी में उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। लेकिन बाकी दोनों में क्या है कि वो पहले डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, रुपी में कन्वर्ट करने के बाद में वो NRE चाहे NRO अकाउंट में FD करवाएंगे, उसके बाद जब कभी उसको ब्रेक करवाएंगे तो उनको रुपी मिलेगा, फिर वापस वो डॉलर को परचेस करेंगे। पता चला कि जिस टाइम पे वो FD करवा रहे हैं उस टाइम पे डॉलर का वैल्यू ज़्यादा था, वो उसको ब्रेक करवा दिए, ब्रेक करवा करके FD लगवा दिए, उनको इंटरेस्ट भी मिल गया। वापस जब वो अपना उस डॉलर को चेंज करा रहे हैं 2 साल 3 साल के बाद में, उस टाइम पे डॉलर का वैल्यू घट चुका है, तो उनको तो वापस नुकसान हो जाए, कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास में $1000 है, $1000 है, और डॉलर का इस टाइम पे, जिस टाइम पे वो FD करवा रहे हैं, $1 का उस टाइम पे मान लीजिए 80 रुपीज़ वैल्यू है, ठीक है, इंडियन रुपी में। ये करवा दिए, जो भी पैसा इनका था वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करवा करके NRE, मान लीजिए NRE अकाउंट में ही करवा दिए हैं, वो FD करवा दिए हैं, इसको ब्रेक करवा करके, उसके बाद वो 4 साल के बाद में उसको ब्रेक करवा दिए अपना FD को ब्रेक कराने के बाद में उनको रुपी मिल गया। अभी रुपी जो मिला है, रुपी के बाद फिर वो उस डॉलर में इसको कन्वर्ट करके अपने पास लेना चाहेंगे, तो ये फिर पता चला कि उस टाइम पे डॉलर का वैल्यू घट करके 60 रुपीज़ हो गया है। तो इनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो यहाँ पे मिला है, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर फिर उनको नुकसान हो गया, क्योंकि उस समय जब वो दे रहे थे वो 80 रुपीज़ था डॉलर, अभी आ गया वो 60 रुपीज़ में। ये NRE NRO का केस में हुआ। लेकिन FCNRB का केस में क्या है कि अगर उनके पास में $1000 है, ठीक है, $1000 है, ये पूरा का पूरा $1000 का वो FD क्रिएट कर देंगे, इसी करेंसी में उनका FD हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद, सपोज कीजिए कि 5 ईयर्स के बाद में उसको ब्रेक करवाएं, ब्रेक कराने के बाद में उनको जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा वो डॉलर में ही मिलेगा। वो डॉलर का वैल्यू उस टाइम पे जितना भी हो, 80 रुपीज़ हो, 60 रुपीज़ हो, 70 रुपीज़, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो उनके पास में उसी फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिस करेंसी में आप करवा रहे हो उसी करेंसी में आपको उसका रीपेमेंट भी मिलेगा। इसमें क्या है, जॉइंट अकाउंट विथ 2 और मोर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, जॉइंट अकाउंट यहां पर हो सकता है। ऑल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स आर सेम इन केस ऑफ NRE रुपी अकाउंट।
तो जो भी मतलब कि एनआरई रूपी अकाउंट के केस में जो भी हम लोग क्रेडिट्स और डेबिट्स देखे थे वो सारा का सारा प्रोसीजर इस पर भी एप्लीकेबल होता है, सेम टू सेम। जो एनआरई रूपी अकाउंट का टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डेबिट्स और क्रेडिट्स के मामले में वो सभी ये FCNRB में भी वो एप्लीकेबल हो जाता है। ये हम लोग ने FCNRB के बारे में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका एक ये देखते हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंशिएट इसको किया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको देखने के बाद में पूरा एनआरओ, एनआरई और FCNRB का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हु कैन ओपन द अकाउंट। तो ये हमने इस केस में देखा, हु कैन ओपन द अकाउंट। तो हमने इस केस में देखा कि एनआरओ के केस में कोई एनआरआई है, कोई पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, या OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है। और ये उस केस में क्या है कि उस केस में इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा RBI से। लेकिन अगर कोई वो NRI है, PIO है, OCI है, तो ये लोग NRO अकाउंट को खोल सकते हैं। NRE अकाउंट को भी सेम ये लोग खुलवा सकते हैं, और FCNR अकाउंट को भी सेम यही लोग खुलवा सकते हैं। कोई NRI है, कोई OCI है, कोई PIO है, वो लोग इजीली खुलवा सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में उनको RBI से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। करेंसीज, कौन कौन से करेंसीज में ये अकाउंट खुल सकते हैं? तो हमने NRO और NRE का केस में देखा कि ये INR में ही होता है। नाम से ही हम लोगों ने देखा कि ये इंडियन रुपी में होगा। और FCNRB क्या है कि एनी परमिटेड करेंसी। कौन कौन से करेंसीज हमने देखा? हमने डॉलर देखा, हमने येन देखा, हमने कैनेडियन डॉलर देखा, हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखा। इन सभी अकाउंट्स में, या हमने यूरो भी इसमें देखा था। तो इन सभी अकाउंट्स में इन सभी करेंसीज में FCNRB का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ठीक है। थर्ड क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। किस किस टाइप का अकाउंट खोला जा सकता है? ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD, FD सभी खोला सकते हैं इसमें NRO में। और NRE में भी हमने देखा कि उसमें भी सभी टाइप्स के अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन FCNRB जो हमने देखा उसमें केवल और केवल टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट ही खुलता है। मतलब उसमें केवल FD अकाउंट ही, उसमें केवल फिक्स डिपॉजिट के पर्पस के लिए ही ये खोला जाता है। प्लस हमने ये भी देखा कि जिस करेंसी में आप दे रहे हैं, आप जिस करेंसी में FD बनाया जा रहा है, इसमें ये ब्रेक होने के बाद में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको उसी करेंसी में मिलेगा। तो यहां पर आपको लॉस नहीं होगा। करेंसी एक्सचेंज का जब मानते हैं, जब हम लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, उसका रेट में जो फ्लक्चुएशंस आता है उसका कोई रिस्क नहीं रहेगा इस पर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जॉइंट अकाउंट विथ रेसिडेंट्स। तो इसमें अलाउड है, NRO अकाउंट में बिल्कुल जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन NRE और FCNRB में अलाउड है, लेकिन कुछ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या मैंने बताया था कि वो हमेशा फॉर्मर और सर्वाइवर में ही खुलेंगे। और फॉर्मर और सर्वाइवर में ही खुलेंगे, उसमें भी क्या है कि जो NRI होंगे वो हमेशा फॉर्मर होंगे। मतलब जब तक NRI हैं वो पहला वाला रहेंगे कि वो आकर के अगर ऑपरेट करवा सकते हैं अकाउंट को। जब कभी ये NRI नहीं रहेंगे, इनका डेथ हो जाएगा, तो उस केस में जो दूसरा वाला है इंसान वो आकर के इसको ऑपरेट कर सकता है। दोनों के केस में, NRE में भी और FCNRB में भी। क्योंकि मान लीजिए कि इस केस में क्या होता है कि कोई NRI है, वो कहीं बाहर कंट्री में रह रहे हैं, अभी उनके साथ में जो जॉइंट में इंडियन कोई रेसिडेंट है, वो जब चाहेंगे वो जाकर के अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स कराएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। तो वो पता चला कि उनका सारा का सारा नुकसान हो गया। इसी के लिए ऐसा कंडीशन लगाया गया है कि जो फॉर्मर और सर्वाइवर में जो NRI रहेंगे वो पहले वो फॉर्मर रहेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका पीरियड कितने टाइम के लिए खुलता है। एज पर डोमेस्टिक रूल, NRO का जो टाइम पीरियड है वो डोमेस्टिक रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो NRE है उसमें जो FD किया जाता है, FD उसका मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होता है। इंडिया में जब कभी हम लोग FD खोलते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो मिनिमम 7 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होता है। लेकिन इसके केस में क्या है कि ये मिनिमम 1 ईयर के लिए है और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए है, ये NRE अकाउंट में। और जब हम लोग FCNRB अकाउंट देखते हैं तो FCNRB अकाउंट में मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है FD और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है आपको। अभी उसके बाद रिपैट्रिएशन, पैसा बाहर अगर किसी को भेजना है तो उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस है। देखिए जो NRO अकाउंट है यहाँ पर एक बड़ा लिमिटेशन है। यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन USD से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। 1 मिलियन USD से ज़्यादा आप रिपैट्रिएशन करके बाहर पैसा नहीं भेज सकते हैं। लेकिन NRE और FCNRB अकाउंट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब चाहे जितना चाहे पैसा उसको बाहर भेज सकते हैं, रिपैट्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है। लोन्स इन इंडिया परमिटेड है NRO अकाउंट के केस में, लेकिन NRE और FCNRB के केस में नो सीलिंग्स ना, ऐसा कुछ अभी तक सीलिंग नहीं है। टैक्स बेनिफिट इसको मिलता है NRE अकाउंट में और FCNRB अकाउंट में मिलता है। लेकिन जो NRO अकाउंट है वहां पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, उसमें 30% का आपका
टीडीएस डेबिट हो जाता है, प्लस जो सेस रहता है वो भी अलग से डेबिट होता है, मैंने आपको बताया था। इसी के लिए टैक्स बेनिफिट के लिए अगर कोई किसी को ज़्यादा पैसा अगर रख रहे हैं कोई एनआरआई और वो एनआरओ अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन उनको कुछ अदर बेनिफिट्स मिलता है कि इंडिया से जो भी उनका अर्निंग हो रहा है वो इस अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर वो एनआरई अकाउंट खुलवाते हैं, और एनआरई अकाउंट में क्या है कि उनको टैक्स बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन वो एनआरई अकाउंट में केवल वही पैसा को इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि उनका अब्रॉड से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशंस लगाए गए हैं। प्लस क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ओनली फॉर नॉन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट, ये एनआरओ का केस में ओनली फॉर नॉन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिपैट्रिएबल के बेसिस पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, एनआरई के केस में कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडिया, वो इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो एलआईसी में या म्यूचुअल फंड में किसी चीज में भी उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, एनआरई में जो पैसा है उसको। और जो एफसीएनआरबी में भी उसके लिए भी सेम यही चीज एप्लीकेबल होता है, कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडिया इन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट्स, एलआईसीज में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, अभी इंटरेस्ट रेट क्या है कि एज पर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है एनआरओ के केस में, और एनआरई और एफसीएनआरबी के केस में क्या है, नाउ बैंक्स आर फ्री टू डिटरमाइन देयर फिक्स्ड रेट। एनआरई के केस में कि बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जो इंटरेस्ट रेट लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं, और एफसीएनआरबी का केस में क्या है कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों ही इस पे एप्लीकेबल है, और वो जो लाइबोर होता है, लंदन बेस्ड जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसके बेसिस पर ये डिपेंड करता है, LIBOR, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा इन सभी को डिफरेंशिएट करने के लिए। अभी जस्ट एक छोटा सा एक हम लोग कुछ समझते हैं, एक छोटा सा एक स्टोरी देख लेते हैं जिससे आपको ध्यान में रहे कि भाई कौन सा किसके लिए था। अभी सपोज कीजिए कि आपके ब्रांच में एक कोई कस्टमर आते हैं जो एनआरआई है, ठीक है। वो बोलते हैं कि उनके पास कुछ एक पैसा है, वो अकाउंट में रखना चाहते हैं इंडिया में, वो इंडिया से उनको कुछ पैसा मिलता है, कहीं पर उनका रेंट आता है, कहीं उनका फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कहीं म्यूचुअल फंड किया हुआ है। तो आपने उनको सजेस्ट किया कि आप उस केस में एक एनआरओ अकाउंट को खुलवा लो। उन्होंने एनआरओ अकाउंट को खुलवा लिया क्योंकि वो इंडिया से पैसा उसमें आने वाला है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या देख रहे हैं कि वो उस अकाउंट में जो भी पैसा वो रख रहे हैं उस पर उनका टैक्स लगना शुरू हो गया, 30% के आसपास उनका टीडीएस कटना शुरू हो गया। तो वो उनके लिए कहीं पर भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो फिर वापस आपके ब्रांच में विजिट किए, भाई मेरा तो टैक्स लग जा रहा है। तो फिर आपने क्या किया, आपने उनको सजेस्ट किया कि आप एनआरओ की जगह में आप अपने अकाउंट को एनआरई में कन्वर्ट करवाइए। तो फिर वो क्या किए, वो एनआरओ से एनआरई में कन्वर्ट कराएं। साथ ही साथ आपने उनको ये भी कहा कि आप इस केस में वही पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं जो पैसा आप अब्रॉड से भेजेंगे, बाहर से भेजेंगे। इंडिया में जो पैसा आप कमा रहे हैं या जो पैसा आपको अर्निंग हो रहा है इंडिया में, उस पैसा को आप एनआरई में नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अभी तक जो भी मैंने कमाया था ऑलमोस्ट सारा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मैच्योर हो चुका है, जो एफडी मैंने करवाया था। तो अब इंडिया से मुझे नहीं मिलने कुछ जा रहा है, तो जो भी ये अकाउंट में पैसा रहेगा वो मैं बाहर से ही भेजूंगा। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। भाई उनका इसमें आपको इनकम टैक्स भी नहीं कटने जा रहा है, और बैंक के लिए भी हो गया कि भाई चलो वो उनका एनआरओ अकाउंट वो क्लोज भी नहीं करा रहे, एनआरओ की जगह में वो एनआरई में कन्वर्ट करवा लिए हैं। अभी क्या है कि उनके पास में जो पैसा रह रहा है, अभी वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें हम अपने सोच रहे हैं कि एफडी भी करवा लेते हैं। तो अभी एफडी कराने से क्या है कि वो सेम प्रॉब्लम वहाँ इनके साथ में आ जाएगा कि वो डॉलर से पहले रुपी में कन्वर्ट करके ये इसमें डालेंगे, रुपी से फिर बनेगा एफडी फिर बनेगा 4-5 साल के बाद जब ब्रेक होगा फिर से वापस लेकर के, तो वो करेंसी फ्लक्चुएशन का इसमें एक रिस्क आ जाता है। तो आपने उनको फिर सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, जब आपको एफडी बनवाना है तो आप एफसीएनआरबी के अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। उस केस में क्या है कि आप जब डॉलर में अपना एफडी बनवाएंगे तो उसी डॉलर में बनेगा, सेम टू सेम उसी अमाउंट का बनेगा। प्लस जब वो आप एफडी को ब्रेक कराओगे तो एफडी को ब्रेक के टाइम में भी आपको उसी सेम करेंसी में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको वापस किया जाएगा। तो उस भाई साहब के लिए ये स्कीम भी बड़ा अच्छा काम कर गया उनके लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया, ठीक है। इस छोटे से स्टोरी को अगर आप जस्ट अपने दिमाग में फिट कर लेते हो तो आपको ये सभी पॉइंट जो हमने देखा है ये सभी आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं। जैसे एक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और दूसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अभी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिट ये एक्चुअली होते क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनीज को, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको कैपिटल का जरूरत पड़ता है, फंड उनको इकट्ठा करना पड़ता है कुछ अपना और फर्दर एक्सटेंशन के लिए, या सडनली कुछ शॉर्टेज आ गया। तो ये सब जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं ये सभी उनको हेल्प करते हैं कैपिटल जमा करने में, फंड जमा करने में उनको हेल्प करते हैं। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई कंपनी ऐसा है जो अमेरिका बेस्ड है। ग्लोबल के केस में हो गया कि भाई
अगर अमेरिका के अलावा कहीं पर है, सपोज कीजिए कोई यूरो कंट्रीज में है, तो वहां पर ये काम आ सकता है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। देखिए एडीआर और जीडीआर जिसको बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर इशूड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स। ओवरसीज डिपॉजिट, अभी मान लीजिए कि कोई इंडिया का कोई कंपनी है एबीसी, ठीक है, इसका बाहर में इनका अपना एक आउटलेट भी है, मतलब कहीं विदेश कंट्री में भी इनका एक एक्सटेंशन इन्होंने अपना खोल करके रखा है, मान लीजिए यूएस में इन्होंने खोल करके रखा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनको यहां पर यूएस में उस फंड का जरूरत है, कुछ पैसे का, कुछ कैपिटल का जरूरत है, तो ये क्या करते हैं, इनका कुछ एक डेजिग्नेटेड बैंक के साथ में टाई अप रहता है, जिसको ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक भी बोलते हैं। तो ये बैंक को अप्रोच करेंगे और बैंक के थ्रू क्या करेंगे, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करवाएंगे। फिर से समझिए, जो कंपनीज होते हैं, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू ये लोग एडीआर और जीडीआर को इशू करवाते हैं। अ बैंक ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग कंपनी, तो ये बैंक जो होता है, ये ये कंपनीज किसी बैंक को ऑथराइज करके रखते हैं और उनके थ्रू ही ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करवाते हैं। ये क्या होता है, ये एक्चुअली ये रिसिप्ट्स होता क्या है, ये रिसिप्ट्स होता है अगेंस्ट इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगेंस्ट ये जो रिसिप्ट्स जो दिया जा रहा है, ये रिसिप्ट्स दिया जा रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट में या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट में। जैसे होता है ना कि भाई सपोज कीजिए कि अपने मेरा एक कोई कंपनी है, मैं उसका शेयर किसी को देना चाहता हूं या बॉन्ड बेचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पैसे का जरूरत है, मैं उसको बॉन्ड देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको एक पेपर दूंगा कि आप ये पेपर, ये एक तरह से ये बॉन्ड हो गया, आप इसको अपने पास में रखो, मैं जब आपका पैसा दूंगा तो आप मुझे ये वापस करना। साथ ही साथ क्या है कि मैं आपको इसका बॉन्ड का जो प्रीमियम होता है वो भी मैं आपको दे दिया करूंगा। या अगर शेयर का केस में भी, शेयर का केस में क्या होता है कि उनको एक तरह से ओनरशिप दिया जाता है। तो ये एक्चुअली रिसिप्ट्स यही होता है, ये किसी बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट में कोई कंपनी इसको इशू करता है और वो कंपनी का किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ में टाई अप होता है। समझ रहे हैं, ये एक तरह का रिसिप्ट होता है। मतलब कि एक तरह से रिसिप्ट का मतलब क्या, कि वो गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे फंड दो, जब जरूरत होगा तो मैं इसको आपको पैसा दे दूंगा इसका, ठीक है। तो ये किसी बैंक के थ्रू इसको इशू करवाते हैं, कंपनी जो है वो किसी बैंक के थ्रू इसको इशू करवाते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अ डिपॉजिटरी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी देखिए शेयर्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं उससे भी एक, देखिए नहीं शेयर्स तो नहीं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब कि आप उसको ट्रेड कर सकते हो या आप उसको किसी और को भी आप उसको पास ऑन कर सकते हो। तो ये डिपॉजिटरी भी एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ट्रेडेड ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज of a country but represents a security usually in the form of shares that is issued by the foreign listed। ये एक तरह से इसको ट्रेड किया जा सकता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी मिलता है वो जो उस बॉन्ड को परचेस करता है या जो उस शेयर को या जो उस रिसिप्ट को परचेस करता है, उनको वही सिक्योरिटी दिया जाता है जब कभी हम लोग किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो अमेरिकन डिपॉजिट एडीआर और जीडीआर जो होते हैं, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने किसी ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू में ये रिसिप्ट्स इशू करवाती हैं। ये रिसिप्ट क्या होता है, ये उनके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट में या फिर वो शेयर्स के अगेंस्ट में ये रिसिप्ट को इशू कराती हैं और फंड इकट्ठा करती है, कैपिटल इकट्ठा करती है। ये सब फंड रेज करने में उस सबको हेल्प करता है। अभी एडीआर एंड जीडीआर आर यूजुअली डिनोमिनेटेड इन यूएसडी, ठीक है, ये यूएसडी में ही डिनोट नॉर्मली किए जाते हैं, बट कैन ऑल्सो बी इन यूरो। यूरो में भी इनको, यूएसडी में तो नॉर्मली किए जाते हैं, लेकिन साथ ही यूरो में भी इसको डेजिग्नेट किए जाते हैं। फॉर इंडियन कॉर्पोरेट इट इज अ प्रिफर्ड सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल इन फॉरेक्स मार्केट। अभी कोई इंडियन कॉर्पोरेट है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया की कोई कंपनी है, उनका बाहर में भी उनका एक्सटेंशन है, कंपनी है, वहां पर उनको फंड का जरूरत है। तो ये जब फंड का जरूरत पड़ता है तो यही सब चीज वो एडीआर और जीडीआर उन लोग इशू करते हैं। एडीआर जीडीआर इशू करते हैं अपने बैंक के साथ में, जो उनका ऑथराइज्ड बैंक होता है। वो ये क्या होता है एडीआर और जीडीआर, ये कंपनी का जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो उनके शेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं, ताकि उनको फंड इकट्ठा करने में मदद मिलती है। तो ये जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं जो बाहर में हैं, उनके लिए काफी प्रिफर्ड सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल इन फॉरेन मार्केट, ठीक है। एनआरआईज, जो एनआरआईज होते हैं वो लोग प्रिफर करते हैं, एनआरआईज प्रिफर टू इन्वेस्ट इन एडीआर्स व्हिच आर लिस्टेड इन
AAC जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, वो सब कंपनीज का ADRs और GDRs लोग परचेस करते हैं। और GDRs आर लिस्टेड इन लंदन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। जो ADRs होते हैं वो आपको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड दिखेंगे, वो सब कंपनीज के जो भी शेयर जो ADRs इशू हो रहे हैं। और जिस कंपनी के GDRs इशू हो रहे हैं उनके वो आपको लंदन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में आपको सब लिस्टेड दिखेंगे, वो सब कंपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ADR हो गया वो अमेरिका से रिलेटेड हो गया, और जो GDR हो गया वो लंदन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये कैपिटल रेज करने का एक जरिया है किसी कंपनी के लिए जो इंडियन कॉर्पोरेट्स बाहर में उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनको सडनली पैसा का जरूरत पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट इशू करते हैं ADR और GDR के फॉर्म में। और वो क्या होता है, ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, या तो फिर कोई ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। और ये इशू करता है कोई ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो उनका ऑथराइज्ड बैंक होता है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जब भी ADR जो इशू होता है वो एक तरह से अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं वहां पर होता है, और जो GDR होता है वो लंदन में या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी लिस्टेड होता है वहां पर होता है। और मेनली ADRs और GDRs USD में होते हैं, USD करेंसी में होते हैं, लेकिन ये यूरो में भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स IDR। जैसे हमने ADR और GDR देखा ना, उस तरह से IDR भी होता है। IDR क्या होता है, मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्रिएटेड बाय ए डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया अगेंस्ट अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स। मतलब जिस तरह से जो इंडियन कॉर्पोरेट्स बाहर में जब फंड रेज करते हैं ना, सेम टू सेम ये उसी तरह से है जब इंडिया में फंड को रेज किया जाता है। मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, वो एक रिसिप्ट इशू किया जाता है क्रिएटेड बाय ए डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया अगेंस्ट अंडरलाइन इक्विटी शेयर्स ऑफ द ओवरसीज कंपनी। कोई बाहर की कंपनी है जिसका एक्सटेंशन इंडिया में भी है, तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं, यहां पर भी वो लोग इसी तरह से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करते हैं। वो लोग भी अपना कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट में या ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट में रिसिप्ट इशू करते हैं और इनको फंड मिलता है इसमें। तो ये जैसे हमने देखा कि ADR GDR बाहर USD के फॉर्म में या यूरो के फॉर्म में चल रहा है, उसी तरह से ये IDR हमारे कंट्री में INR के फॉर्म में चलता है, एंड इट इज गवर्न बाय सेबी। और यहां पर जो इंडिया में चल रहा है IDR, इसको सेबी गवर्न करता है। एक हमारा लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या है। देखिए पार्टिसिपेटरी, ये वर्ड से ही आपको पता चला कि पार्टिसिपेशन मतलब कि अपने किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो उसके लिए कोई नोट इशू किया जा रहा है। ये क्या होता है कि देखिए कोई फॉरेनर्स होते हैं या जो NRIs होते हैं ना, वो लोग को डायरेक्टली इंडियन स्टॉक में, इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का परमिशन नहीं रहता है। फॉरेनर्स एंड NRIs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द कैपिटल मार्केट। तो वो लोग क्या करते हैं, देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कैपिटल मार्केट हैज टू बी कैरिड आउट थ्रू अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। वो लोग जब भी कभी इंटरेस्टेड हैं और इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया गया है। विच इन टर्न इज रिक्वायर्ड, और वो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन होंगे वो उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहां पर होना जरूरी है सेबी के साथ में। और वैसे इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फॉरेनर्स को और NRIs को इंडियन कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का परमिशन नहीं रहता है, लेकिन वैसे फॉरेनर्स और वैसे NRIs जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, वो लोग किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और इन रिटर्न उस फॉरेन इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन हमारे सेबी के पास होना जरूरी है। और वैसे इंस्टीट्यूशन को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, FIIs। अभी क्या है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड, अभी क्या है कि यही होता है कि जब कभी वो फॉरेनर्स और NRIs जो वहां के अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं, तो इन रिटर्न ये FIIs क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स इशूड करते हैं, उनको देते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड बाय FIIs टू एंटिटीज वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट बट डू नॉट वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी। वो लोग इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं जो फॉरेनर्स और NRIs हैं, लेकिन वो लोग सेबी के साथ में अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन को के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी सेबी से रजिस्टर्ड हो, और वैसे इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। अभी पार्टिसिपेटरी नोट्स
आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान दीजिएगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, इसको इजीली ट्रेड भी किया जा सकता है प्लस इसको इजीली ट्रांसफर भी किया जा सकता है क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, नॉट अलाउड टू इशू इन टू इंडियन नेशनल्स, ये इंडियन नेशनल्स को या फिर पीआईओस को या फिर ओसीबीज को इशू नहीं किया जा सकता। अब ध्यान दीजिएगा पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं वो किसी फॉरेनर्स को या एनआरआई को ही इशू किए जा सकते हैं जो कि किसी एफआईआई के थ्रू इशू किए जाते हैं। वो एफआईआई इन रिटर्न सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ये फॉरेनर्स और एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन सेबी के साथ में अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे केसेस में ये एफआईआई जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं उन फॉरेनर्स और एनआरआईज के लिए जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को सेबी के साथ में रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं ये इंडियन नेशनल्स को नहीं मिलते हैं या फिर पीआईएस को नहीं मिलते हैं या फिर ओसीबीएस को नहीं मिलते हैं। और ये कैपिटल मार्केट्स में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, साथ ही साथ ये कैपिटल मार्केट में ये इसको ट्रेड भी किया जाता है। तो ये अभी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा इस वीडियो में। अभी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि जो एनआरआई होते हैं, एनआरआई कौन होते हैं, फेमा 1999 के अंदर में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके तहत में एनआरआईज को एनआरआईज कहा जाता है। और कोई एनआरआई है जो इंडियन रेसिडेंट कहलाते हैं, किस स्थिति में कहलाते हैं। हमने 182 डेज का भी कंसेप्ट देखा कि अगर कोई भी एनआरआई है वो इंडिया में अगर उस फाइनेंशियल ईयर में 182 या उससे ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो वो रेसिडेंट इंडियंस कहला जाते हैं। इसी के लिए जब भी कभी कोई एनआरआईज इंडिया में आते हैं वो मैक्सिमम 180 या 181 दिन में वो लोग वापस चले जाते हैं, 182 डेज कंप्लीट नहीं होने देते हैं इंडिया में, ठीक है। दूसरा हमने देखा पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होते हैं, पीआईओज। फिर हमने देखा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ओसीआई हम लोग किसको बोलते हैं, कि जब भी कभी कोई इंडियन ऑरिजिन में वो रहे हो या कभी कोई इंडियन पासपोर्ट हेल्ड किया हो या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कभी सिटीजन ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा ओसीबीज, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, जो कि एक कंपनी होती है, ट्रस्ट या कोई ओवरसीज कंपनी होती है जो कि किसी एनआरआई के द्वारा ओन की जाती है, प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाय एनआरआई, जिसका 60% से ज़्यादा शेयर उस एनआरआई का होता है। और ये 13/9/2003 को से हमने देखा कि ये ओसीबीज को एनआरआई अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया गया इंडिया में। और जो फॉरेन एम्बेसीज में जो स्टाफ काम करते हैं इंडिया में, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, जिस भी कंट्रीज के फॉरेन एम्बेसीज हैं, वो सारे के सारे स्टाफ जो होते हैं वो रेसिडेंट इंडियंस कहलाते हैं, वो एनआरआईज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट क्या होता है। तो ये स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है इस अकाउंट के लिए, ठीक है। प्लस फिर हमने देखा कि एनआरआईज जो होते हैं उसके लिए जो वेरियस स्कीम्स निकाले जाते हैं उसके अंडर में हमने 3 अकाउंट को देखा, एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआरबी, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ये दोनों अकाउंट हमने देखा रुपी में होता है। थर्ड हमने देखा कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स, तो ये फॉरेन करेंसी नाम से आपको फॉरेन करेंसी में चल रहा है। अभी उसके बाद में हमने देखा कि इन सभी का मतलब क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज इन अकाउंट्स में दी जाती है एनआरआईज को, एनआरई अकाउंट में क्या दी जाती है, एनआरओ अकाउंट में क्या दी जाती है और एफसीएनआरबी में क्या दी जाती है। उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन को देखा। ये इस पॉइंट को प्लीज आप लोग ना 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए तो पूरा का पूरा एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआरबी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। फिर हमने देखा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं। जब भी कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी कॉर्पोरेट है जो हमारे इंडिया की ही है सपोज कीजिए, और वो बाहर किसी कंट्री में अपना काम चला रही है, वहां पर एक अपना एक्सटेंशन खोली हुई है, उनको सडनली कैपिटल रेज करने का कैपिटल का जरूरत पड़ता है, तो वो लोग कैपिटल रेज करने के लिए डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है किसी वहां के ओवरसीज बैंक के थ्रू, जो उनके ऑथराइज्ड बैंक्स होते हैं। और ये रिसिप्ट्स जो होती हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये एक्चुअली में फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड या ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट में ये कंपनी इशू करती है, तो ये कैपिटल रेज करने में उनको काफ़ी हेल्प करती है। प्लस एडीआर और जीडीआर नॉर्मली प्रीडोमिनेंटली हमने देखा कि ये यूएसडी में रहता है, लेकिन यूरो में भी इसको देखा जाता है, यूरो करेंसी में देखा जाता है। और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो लोग एडीआर्स इशू करवाती हैं और एनआरआईज प्रेफर करते हैं उनको परचेस करना। और जो जीडीआर होती हैं वो लंदन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उसमें उसके थ्रू इशू की जाती है।
फिर हमने देखा कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिस तरह से एडीआर और जीडीआर होता है उस तरह से हमारे इंडिया में भी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है फंड रेज करने का, जो ओवरसीज कंपनीज को फंड रेज करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये सेम टू सेम वहाँ पर जैसा था कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट में या फिर कॉमन शेयर्स के अगेंस्ट में इसको भी यहाँ पर भी इशू किया जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स भी हमने देखा कि वैसे फॉरनर्स और एनआरआईज, नॉर्मली फॉरनर्स और एनआरआईज को इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन नहीं है, लेकिन जो फॉरनर्स और एनआरआईज इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ऑलरेडी सेबी के साथ में रजिस्टर्ड हो, और वैसे इंस्टीट्यूशन को एफआईआईज कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो सेबी के साथ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो लोग इजीली इंडियन कैपिटल मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉरेनर्स और एनआरआईज सेबी के साथ में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, पूरा का पूरा एनआरआई, एनआरओ और एफसी एनआरबी के सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया, ये एनआरआई बैंकिंग को हमने समझा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग्स को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो इस CIB एग्जाम्स को क्रैक करने में लग जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी काफ़ी टाइम ले लेता है। तो इन सभी वीडियोस में पॉइंट्स उनको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट्स अगर चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। JAIIB से CAIIB तक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, JAIIB से CAIIB तक। ठीक है, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।